नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के नज़रिए से बात करें तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि अपनी गाड़ी कमाई को कहाँ रखा जाए ताकि वो सुरक्षित भी रहे और लगातार बढ़ती भी रहे। आज के इस विश्लेषण में हम निवेश के उस परफेक्ट मिडिल ग्राउंड यानी बॉन्ड्स को डिकोड करने वाले हैं जो आपके निवेश के नज़रिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। निवेश की एक बहुत ही क्लासिक दुविधा होती है ना? मतलब एक तरफ तो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी है। ये सेफ्टी तो पूरी देती है, लेकिन इसके रिटर्न्स इतने कम होते हैं कि कभी-कभी निराशा होती है। और दूसरी तरफ है शेयर बाजार। वहां रिटर्न्स तो बहुत शानदार दिखते हैं, लेकिन जो उतार चढ़ाव है वो रातों की नींद उड़ा देता है। तो सवाल यह है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? कोई ऐसी जगह जहां रातों को चैन की नींद भी आए और रिटर्न भी एफडी से ज्यादा मिले? आज की हमारी चर्चा इसी पर टिकी है। आज के एजेंडे में हम इन 8 अहम बातों पर फोकस करेंगे। निवेश की दुविधा, बॉन्ड्स असल में क्या हैं, सरकारी बनाम कॉरपोरेट बॉन्ड्स, रिस्क और रियल रिटर्न का असली गणित, और आखिर में यूएस बॉन्ड्स और निवेश के प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। निवेश की सबसे बड़ी उलझन, एफडी, स्टॉक्स या बॉन्ड्स। जरा इस तुलना को देखिए। ये एकदम साफ कर देता है कि बॉन्ड्स क्यों एक गोल्डीलॉक्स सॉल्यूशन या परफेक्ट बीच का रास्ता है। एफडी आपको 6 से 7.5% का रिटर्न देती है, जो बहुत सेफ है। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, जो 11 से 15% तक रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वहां मार्केट क्रैश का पूरा रिस्क रहता है। अब इनके बीच में बॉन्ड्स को देखिए। यहाँ आपको आराम से 7.5 से 11% तक का फिक्स्ड रिटर्न मिल जाता है। और अगर आप सरकारी यानी सॉवरेन बॉन्ड्स लेते हैं तो वो तो बेहद सुरक्षित भी होते हैं। मतलब बिना बाजार के झटकों के एफडी से कहीं बेहतर रिटर्न। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और सबसे बुनियादी चीज समझते हैं। ये बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं? बहुत ही साधारण शब्दों में कहूं तो बॉन्ड एक तरह का कर्ज का सर्टिफिकेट है। आप इसे एक आईओयू मान सकते हैं, जिसका मतलब है मैं आपका कर्जदार हूं। जब कोई संस्था आपसे पैसा उधार लेती है तो वो कानूनी तौर पर ये वादा करती है कि वो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देगी। और हाँ, फाइनेंस की भाषा में इस तयशुदा ब्याज को कूपन रेट कहा जाता है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार को एक नया हाईवे बनाना है, या किसी बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी को अपनी कोई नई फैक्ट्री लगानी है और उन्हें 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो बैंक के पास जाने के बजाय सीधे पब्लिक के पास आते हैं। पब्लिक उन्हें पैसा उधार देती है और इसके बदले में वो संस्था हर साल एक फिक्स्ड ब्याज देती है और टाइम पूरा होने पर आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर देती है। बस इतना ही सिंपल है ये। लेकिन एक सेकंड, शेयर और बॉन्ड के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार या मालिक बन जाते हैं। कंपनी मुनाफे में तो आपका फायदा, घाटे में तो आपका नुकसान। लेकिन बॉन्ड होल्डर एक लेंडर यानी लेनदार होता है। सबसे अहम बात यह है कि शेयर होल्डर्स बाजार के सारे झटके सहते हैं, जबकि बॉन्ड होल्डर्स लेनदार हैं जिन्हें कानूनन उनका तय ब्याज मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी को मुनाफा हो या ना हो। यहाँ तक कि अगर कोई कंपनी दिवालिया भी हो जाए तो कानून के मुताबिक सबसे पहले पैसा बॉन्ड होल्डर्स को ही लौटाया जाता है। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सरकारी बॉन्ड्स बनाम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और क्रेडिट रेटिंग्स। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मुख्य तौर पर 2 विकल्प मिलेंगे। पहला है सरकारी या सॉवरेन बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स में डिफॉल्ट होने का रिस्क प्रैक्टिकली 0 होता है। क्यों? क्योंकि आखिरकार इनके पीछे देश की सरकार खड़ी है। सरकार चाहे तो टैक्स के जरिए या जरूरत पड़ने पर नए नोट छापकर भी आपका पैसा वापस कर सकती है। दूसरा विकल्प है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो टाटा या रिलायंस जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं। अब क्योंकि इनमें सरकारी गारंटी नहीं होती, इसलिए निवेशकों को लुभाने के लिए ये थोड़ा ज्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन जाहिर है रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। रिस्क और रिटर्न का ये बैलेंस बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सरकारी बॉन्ड्स में आपको 7 से 8.5% का स्टेबल रिटर्न मिलता है। जैसे ही आप टॉप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं, जहां हल्का सा रिस्क है, वहां रिटर्न बढ़कर 8.5 से 10-10.5% तक हो जाता है। और अगर आप थोड़ी और रिस्की कंपनियों के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं तो रिटर्न 11 से 12% तक भी जा सकता है। रूल बहुत सिंपल है, जितना रिस्क ब्याज दरें उसी हिसाब से बढ़ती जाएंगी। लेकिन यहाँ थोड़ा संभल कर, कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड लेने से पहले एक सेफ्टी चेकलिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए। हमने अतीत में दीवान हाउसिंग या IL&FS जैसी कंपनियों के डिफॉल्ट के मामले देखे हैं।
इनसे बचने के लिए हमेशा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे क्रिसिल या इक्रा की रेटिंग्स पर ध्यान दें। एक बिगिनर के तौर पर हमेशा शुरुआत AAA या AA रेटिंग वाले बॉन्ड से ही करें। जो AAA रेटेड होते हैं वो सबसे सेफ माने जाते हैं। सेफ्टी फर्स्ट वाली अप्रोच रखने वालों के लिए यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब चौथे हिस्से पर बात करते हैं रिस्क, रियल रिटर्न और पोर्टफोलियो का बैलेंस। देखिए, दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% परफेक्ट नहीं होता। बॉन्ड्स में भी कुछ कमियां हैं। पहली समस्या है लिक्विडिटी की। इनमें 3, 5 या 10 साल का लॉक इन पीरियड हो सकता है। मतलब आप मैच्योरिटी से पहले आसानी से अपना पैसा निकाल नहीं सकते। दूसरी बात, बॉन्ड्स से मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। हालांकि बाजार में टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी आते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको टैक्स कैलकुलेशन को दिमाग में रखना ही चाहिए। अब आते हैं एक ऐसे रिस्क पर जो अक्सर छुप जाता है, वो है महंगाई या इन्फ्लेशन। नए इन्वेस्टर्स अक्सर सिर्फ सामने दिखने वाला रिटर्न देखते हैं, पर जरा गणित लगाकर देखिए। मान लीजिए आपको बॉन्ड पर 8% का रिटर्न मिल रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अगर देश में महंगाई दर ही 7% चल रही है, तो आपका रियल रिटर्न या असल मुनाफा 8 में से 7 घटाकर सिर्फ 1% ही रह जाता है। इसलिए निवेश करते समय महंगाई के असर को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें ही क्यों? इसका जवाब है बैलेंस। अगर आपका 80 से 90% पैसा शेयर बाजार में लगा है, तो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी या स्थिरता देने के लिए 10 से 20% हिस्सा बॉन्ड्स में होना ही चाहिए। ये रिटायर्ड लोगों के लिए पैसिव इनकम का बहुत ही बेहतरीन जरिया है। और हाँ, जब शेयर बाजार बहुत ज्यादा महंगा हो जाए और क्रैश का डर लगने लगे, तब यही बॉन्ड्स आपको एक सुरक्षित पनाह देते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर कि आखिर इन्हें खरीदा कहाँ से जाए। क्या आप जानते हैं कि आप भारत में बैठे बैठे दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेश यानी अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स, जिन्हें US ट्रेजरी कहा जाता है, उनमें भी पैसा लगा सकते हैं? इसके 2 आसान तरीके हैं। पहला, आप वेस्टेड, इंड मनी या स्टॉकल जैसे इंटरनेशनल ब्रोकरेज ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिजर्व बैंक की LRS स्कीम के जरिए काम करते हैं। और दूसरा तरीका तो और भी आसान है। आप ऐसे इंडियन म्यूचुअल फंड्स या ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सीधे US ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। और अगर बात करें इंडिया की, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने बिगिनर्स के लिए बॉन्ड्स खरीदना बेहद आसान कर दिया है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना एक डीमैट अकाउंट खोलें, जैसे ज़ीरोधा या ग्रो पर। दूसरा, एक सही प्लेटफॉर्म चुनें। अगर सीधे सरकारी बॉन्ड्स लेने हैं तो RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल एकदम बेस्ट है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए गोल्डन पाई या विंच वेल्थ जैसे बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तीसरा और आखिरी स्टेप, अपनी पसंद का एक सुरक्षित बॉन्ड चुनें और इन्वेस्ट कर दें। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब हम जानते हैं कि एक मजबूत पोर्टफोलियो को कम से कम 10 से 20% स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, तो क्या बॉन्ड्स ही वो आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा हैं जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी को पूरा कर सकते हैं? अपने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को एक बार जरूर इवैल्यूएट करें। FD के कम रिटर्न्स और स्टॉक्स के भारी उतार चढ़ाव के बीच बॉन्ड्स आपको वो शांति और ग्रोथ दोनों दे सकते हैं जिसकी हर निवेशक को तलाश होती है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपने निवेश को सुरक्षित बनाते रहिए।